हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पार्ट 6। पार्ट का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इस पार्ट पर ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश का विक्षेपण है। और प्रकाश का विक्षेपण टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समय से कुछ पहले होने वाले सूर्योदय अथवा समय के कुछ देर से होने वाले सूर्यास्त की जो परिघटना होती है ये क्यों होती है, वो दिखाई देने लग जाता है और सूर्योदय डूबने के बाद तक भी हमको दिखाई देता है। ठीक है ना, ये घटना क्यों होती है और इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा है कि समय से कुछ पहले होने वाले सूर्योदय तथा समय के कुछ विलंब से होने वाले सूर्यास्त की परिघटना जो होती है वह क्यों होती है, उसके बारे में लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कि समय से जो पहले सूर्योदय होता है, सूर्योदय जब 36 के ऊपर आ जाता है, ये लाइन आपको दिख रही है, सूर्योदय जब 36 के ऊपर आ जाता है तो कहा जाता है कि सूर्योदय हो चुका है। जब तक सूर्य जो रहेगा, जब तक सूर्य ये 36 के नीचे रहेगा, 36 के क्या रहेगा, नीचे रहेगा, तब तक सूर्योदय होता है क्या, नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 36 पर आने के लगभग 2 मिनट पहले ही हमको सूर्योदय दिखाई देना शुरू हो जाता है। मतलब जब तक सूर्य यहाँ पर आया भी नहीं होता है, 2 मिनट पहले, मतलब सूरज यहीं पर होता है, ये 36 के ऊपर पहुँचा भी नहीं होता है, 2 मिनट पहले ही हमको सूर्य दिखाई देने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनके जो मार्ग में क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से जो सूर्य प्रकाश किरण है उसका अपवर्तन बहुत बार होता है और बहुत बार होने की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती है, वर्गाकृत हो जाती है, वर्गाकृत हो जाती है। और ऐसा जो पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति रहेगा उसको ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य उसका क्या है, एकदम स्ट्रेट है। क्योंकि वो व्यक्ति वक्राकार तो देखेगा नहीं, वह देखेगा तो स्ट्रेट देखेगा, सीधा देखेगा। जब उसको सीधा देखेगा तो उसको यह सूर्य यहाँ न दिखकर उसको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर अभी तक आया नहीं था, ये क्या, उसका आभासी प्रतिबिंब ऐसा उसको दिखाई देता है। बात समझ रहे? और निरंतर परिवर्तन होने के अपवर्तनांक के कारण अपवर्तित किरणें जो मार्ग रहेगा वो सरल न होकर क्या होता है, वक्राकार हो जाता है। जिसकी वजह जो प्रेक्षक रहेगा वह वक्राकार तो देखेगा नहीं, वह कैसा देखेगा, सीधे सीधे दिखेगा। तो उसको यह सूर्य नीचे न दिखकर उसको थोड़ा सा ऊपर होने का कारण दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए सूर्य 36 के ऊपर गया भी नहीं होता है और हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस समय में 2 मिनट का फर्क होता है। कितने फर्क होता है? 2 मिनट का। ठीक उसी प्रकार देर से होने वाले जो सूर्यास्त है, ठीक उसी प्रकार अपवर्तन का ही प्रभाव है। सूरज 36 पर चला जाता है, सूरज 36 के नीचे चला जाता है। सूर्यास्त जब होता है तो सूरज जो होता है 36 के नीचे चला जाता है, लेकिन उसकी जो प्रकाश का जो गमन है, जो अपवर्तन है, वह वक्राकार थोड़ी सी ऊपर होती है। वक्राकार होने पे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज अभी तक क्या ऊपर है। समझा? नीचे चले जाने के बाद भी प्रेक्षक को लगभग 2 मिनट तक वह 36 पर ही है ऐसा उसको दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे दिन में 4 मिनट का क्या होता है, फर्क आ जाता है हर एक दिन में। मान लीजिए आज सूरज 5 बजे उगता है तो कल के दिन सूरज 5:04 पर उगेगा, क्योंकि 4-4 मिनट का क्या होता है, फर्क आ जाता है रोज के सूर्योदय में। बात समझ में आ रही है? इस तरह ठंडी के समय सूर्योदय क्या होता है, बहुत विलंब से उगता है, सूर्योदय बहुत विलंब से उगता है और सूर्यास्त तो बहुत जल्दी हो जाता है। और वही प्रभाव देखेंगे गर्मी के समय में, सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त होने के लिए भी बहुत लंबा समय लगता है। यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में जो दिन होता है वो बड़ा होता है और जो रात होती है वो छोटी होती है। ठंडी के मौसम में विपरीत होता है, रात छोटी होती है, रात बड़ी होती है, दिन क्या होता है, छोटा होता है। यही कारण है कि जब जनवरी से 15 तारीख के बाद दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। 14-15 जनवरी से पहले, 14-15 जनवरी से पहले दिन क्या होता है, छोटा होता है और रात बड़ी होती है। बराबर समझ में आ गया इतना? तो यही कारण है कि सूर्योदय से पहले हमको दिखाई देता है और सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक, कम से कम 2 मिनट तक हमको दिखाई देता है। इस तरह समय में हमारे 4 मिनट का फर्क आता है रोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया क्या? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का जो विक्षेपण है,
ये इसका कारण है कि इंद्रधनुष में आपको 7 अलग अलग रंग दिखाई देते हैं प्रकाश के विक्षेपण की वजह से। अगर प्रकाश का विक्षेपण नहीं होता तो हमको 7 जो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष जब बनता है तो ये 7 रंग दिखाई नहीं देते, और इतने जो हमारे आसपास जो रंग दिखाई देते हैं ये सब प्रकाश के विक्षेपण की वजह से होता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपके कंपास में प्लास्टिक की स्केल होती है, पट्टी होती है, उसको लेना है और धीरे से उसको तिरछा करके देखना है। जब आप लोग प्रकाश के सामने उसको तिरछा करके देखोगे तो आपको 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हुआ दिखाई देगा। ये प्रयोग आप लोग अपने घर पे कर सकते हो। एक पट्टी लेना है आपके कंपास में जो रहता है, उसको सूर्य प्रकाश के सामने रखना है, उसको थोड़ा तिरछा करके आप जब देखोगे तो आपको 7 अलग अलग कलर दिखाई देंगे। वे जो भी रंग रहेंगे उस रंग का जो क्रम रहेगा, सबसे पहले लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और आसमानी और बैगनी, ये 7 अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट में हम लोग विबग्योर कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? विबग्योर। ठीक है ना, इंग्लिश में उसके प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लीजिएगा कि वी से क्या आता है, आई से क्या आता है, जी से क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में विबग्योर का फुल फॉर्म जो रहेगा, ठीक है ना, ये विबग्योर का जो फुल फॉर्म रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे। तो स्टूडेंट्स सीधी ही है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपने कक्षा 8वीं और 9वीं में पढ़ा है कि प्रकाश क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगों का महत्वपूर्ण गुणधर्म तरंग दैर्घ्य होता है, और किसी भी तरंग का उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। कोई भी तरंग प्रकाश के अंदर क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है ना, तो जो हम लोग देख रहे हैं प्रकाश, उसके तरंग दैर्घ्य के ऊपर अलग अलग जो कलर होते हैं, अलग अलग रंगों का तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है? अलग अलग होता है। आंखें जिन तरंगों के प्रति संवेदनशील होती है उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। मतलब 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग देख सकते हैं। सिर्फ हमारी आंखें उन्हीं तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को देख सकते हैं जिनका तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के बीच में आएगा। ठीक है, उनको ही हम लोग देख सकते हैं। अगर 400 नैनोमीटर से कम होता है और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है कोई प्रकाश तरंग दैर्घ्य, तो उन प्रकाश किरणों को हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी किरणें जिनको हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणें जो हो गई, इनको हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि इनका 400 नैनोमीटर से तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रोचक जानकारी आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, हर एक जितने भी कलर होते हैं, हर एक रंग का खुद का तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है ना, लेकिन जो सफ़ेद और काला कलर है, जो सफ़ेद और काला कलर है, इनका कोई भी तरंग दैर्घ्य नहीं है। ना तो सफ़ेद का कोई तरंग दैर्घ्य होता है, ना तो काले रंग का कोई तरंग दैर्घ्य होता है। इसलिए सफ़ेद रंग और काले रंग को किसी प्रकार का रंग नहीं कहा जाता विज्ञान की भाषा में। इनको कोई कलर नहीं कहा जाता। जो सफ़ेद है और जिसको आप काला रंग बोलते हैं, इनको कोई रंग नहीं कहा जाता क्योंकि इनका कोई तरंग दैर्घ्य होता ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो तरंग दैर्घ्य किनका होता है? इस 7 जो मैंने बताया ना आपको, विबग्योर, लाल, बैगनी, नीला, काला, लाल, बैगनी, नीला, पीला, हरा, नारंगी, आसमानी, ये 7 अलग अलग कलर होता है, इनको ही तरंग दैर्घ्य होता है। और इन्हीं कलरों से अलग अलग रंग क्या होते हैं? तैयार होते हैं। इन्हीं रंगों को मिलाकर, इन्हीं रंगों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इनको मिलाकर अलग अलग रंग तैयार होता है। लेकिन सफ़ेद और काला को, जो काला रंग है, उसको हम लोग रंग नहीं बोल सकते साइंस की भाषा में, क्योंकि जो भी रंग होते हैं उनका खुद का तरंग दैर्घ्य होता है। तो यहाँ पर ना तो सफ़ेद का कोई तरंग दैर्घ्य होता है और ना तो काले का कोई तरंग दैर्घ्य होता है। बात समझ में आ रही है? यही कारण है कि जो हमको आसमान होता है वो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की किरणों का कोई तरंग दैर्घ्य होता ही नहीं है, निर्वात होता है। बात समझ में आ रही है? तो वो हमको काला दिखाई देता है। जिसमें लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रहता है, 700 नैनोमीटर। इसलिए जो हमको सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण होती है वो बहुत थोड़ा लाल दिखाई देती है हमको। ठीक है ना, ललचों दिखाई देती है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है और इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने की वजह से ये जो रंग है ये बहुत दूरी तक गमन कर सकती हैं। बात समझ में आ रही है? ये बहुत दूरी तक गमन कर सकती है और यही कारण है कि जो खतरे की जो कलर है वो लाल रंग दिया गया सिग्नल पर। आप लोग देखते होंगे जो सिग्नल होता है ट्रैफिक पर, उस पर लाल रंग मतलब क्या होता है? खतरे की निशानी होती है। तो लाल रंग को क्यों दिया गया? क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब लाल रंग की जो अपवर्तन वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत दूर तक होता है, इसलिए लाल रंग को एक खतरे का चिन्ह दिया गया ताकि दूर से ही व्यक्ति देख सके। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? लेकिन बैगनी रंग तो जो तरंग दैर्घ्य रहेगा वो सबसे कम रहता है, इसलिए आसमान को जो प्रकाश किरणें आती है उसके अंदर बैगनी रंग हमको बहुत कम दिखाई देता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁹ मीटर। निर्वात में सभी प्रवृत्ति के प्रकाश तरंगों का वेग समान होता है। निर्वात में जितने भी प्रकाश के कलर रहेंगे
उनका सबका वेग क्या रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल है नहीं। जब वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा नहीं। समझ आ रहा है? न तो उनके वेग में परिवर्तन आएगा, न तो उनके घनत्व में परिवर्तन आएगा। जब न तो वेग में परिवर्तन आएगा, न घनत्व में परिवर्तन आएगा, तो जो प्रकाश की किरणें गमन कर रही हैं उनका अपवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, समान होता है। परंतु पदार्थ माध्यम में इन तरंगों का वेग समान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में आती है तो उनका वेग समान होता है क्या, नहीं। ये बात याद रखिएगा, उनका वेग समान नहीं होता जब वो किसी माध्यम में होती है तब। अतः वे विभिन्न वेग से गमन करती हैं। इस कारण माध्यम का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसलिए हर एक माध्यम का अपवर्तनांक जो रहता है अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। यद्यपि श्वेत प्रकाश कांच एक ही माध्यम पर आपतित होते हैं, तथापि विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तन का कोण का माप भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अपवर्तन कोण का माप सबसे अलग अलग रहेगा, जिसके अंदर जो बोलते हैं बैगनी रंग, ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं बैगनी रंग, उसका कोण सबसे ज़्यादा झुकता है। लाल रंग का बहुत कम झुकता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर होता है। बैगनी का सबसे कम होता है, उसका झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। जब वो किसी मार्ग में से जाती है, सबसे ज़्यादा झुकने वाली किरण कौन सी होती है, बैगनी किरण, और सबसे कम जो किरण झुकती है वो होती है लाल। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लाल रंग की जो वेग होता है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और जो बाकी 5 किरण जो बैगनी और लाल के बीच में आती है उनके बीच में आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। इसलिए सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश जब भी हवा से किसी अन्य अपवर्तनीय माध्यम में आपतित होता है तो 7 रंगों में उसका वर्णक्रम में निर्गत होता है। जब भी कोई सूर्य प्रकाश किसी ऐसे मार्ग में से जाता है जिसे अपवर्तनीय माध्यम कहते हैं, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन हो जाए, तो वो 7 अलग रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्णक्रम बोल सकते हैं, ठीक है। निर्गत किरण कहते हैं। जब प्रकाश किरणों का 2 बार परावर्तन होता है तो उसको निर्गत किरण कहा जाता है। इसके पहले वाली वीडियोस के अंदर भी मैंने बताया हुआ है। किसी भी पदार्थ माध्यम में प्रकाश के आने वाले घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जब किसी माध्यम में से प्रकाश की किरणें आती हैं और जब प्रकाश की किरणें अपने 7 अलग अलग रंगों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है, पृथक हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या तो हम लोग उसे प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य प्रकाश के वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया था। आप लोग यहाँ पर प्रिज्म देख सकते हो। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने, प्रकाश की 7 किरणें होती हैं, वह प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग प्रिज्म देख सकते हो, त्रिभुज आकार होता है। आने वाली श्वेत प्रकाश की किरणें हैं। जब श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से टकराती हैं, सबसे ज़्यादा जो झुकता है वो बैगनी रंग होता है और सबसे कम जो झुकता है वो लाल रंग होता है, ठीक है। जब यहाँ पर झुकेंगे तो ये विरल माध्यम सघन माध्यम में गए, तो प्रकाश का यहाँ पर एक बार अपवर्तन हुआ, फिर प्रकाश किरणें सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जा रही हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर वापस से और झुक जाएगा। तो इस तरह से आप 7 अलग अलग रंग प्राप्त कर सकते हो प्रिज्म का इस्तेमाल करके। सबसे पहले प्रिज्म का उपयोग करके प्रकाश के 7 वर्णक्रम प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम सर आइजैक न्यूटन था। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 प्रिज्म की सहायता से श्वेत आपतित प्रकाश की निर्गत किरण कैसे प्राप्त कर सकते हो। आपके पास 2 प्रिज्म है, ठीक है ना, और 2 प्रिज्म का इस्तेमाल करके आपको श्वेत निर्गत किरण प्राप्त करना है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो निर्गत किरण होती है 7 अलग अलग रंगों में होती है, लेकिन हमको श्वेत निर्गत किरण की चाहिए, मतलब जो लास्ट में जो किरण निकलना चाहिए वह श्वेत होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रिज्म का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म एक सीधा खड़ा कर देंगे और एक प्रिज्म जो रहेगा इसके समांतर उस प्रिज्म को उल्टा करके यहाँ पर खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह संयोजन कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से श्वेत प्रकाश किरण आएगी, यहाँ से आएगी, उसका 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है, पृथक हो जाएगा, आप सभी को मालूम है। सबसे ऊपर रहेगा लाल, सबसे नीचे रहेगा बैगनी और 5 रंग इनके बीच में रहेगा, ठीक है। अब श्वेत प्रकाश किरण यहाँ पर आई, वापस से टकराएगी। जैसे टकराएगी तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो अविलंब की ओर झुक गई। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर एकत्रीकरण होगा इसका। यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये लोग एकत्रित हो जाएंगी, मतलब एक बिंदु पर जाके एकत्रित हो जाएंगी और यहाँ से जो किरण निकलेगी वो रहेगी श्वेत किरण। कौन सी किरण रहेगी, श्वेत किरण, इसको निर्गत किरण कहेंगे। तो इस प्रकार अगर हम लोग प्रिज्म का संयोजन करें, एक प्रिज्म को सीधा रख दिया जाए और एक प्रिज्म को उल्टा रख दिया जाए, तो जब प्रकाश किरण की एक प्रिज्म में से जाएगी तो उसका वर्ण विक्षेपण होगा। वर्ण विक्षेपण जैसे होगा, दूसरा प्रिज्म आपने उल्टा रखा हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, उसका सारी किरणें क्या आ जाएंगी, एक दूसरे को मिल जाएंगी और अंत में जो निर्गत किरण निकलेगी वे श्वेत कलर की रहेंगी। बात समझ में आ गई है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
कांच के लोलक में लगे झूमर आपने देखे होंगे, ठीक है ना। कांच का प्रिज्म, प्रिज्म बोल सकते हो या लोलक बोल दो, प्रिज्म बोलो या लोलक बोलो। झूमर आपने देखे होंगे। लगाए गए टंगस्टन बल्ब का प्रकाश प्रिज्म से जाते समय उसका विक्षेपण होता है और उसे रंग बिरंगे वर्णक्रम दिखाई देते हैं। टंगस्टन बल्ब के स्थान पर अभी हम लोग टंगस्टन बल्ब लगाएंगे तो हमको 7 अलग अलग रंग मिलते हैं। टंगस्टन बल्ब आपको मालूम होगा पीला कलर का आता है, ठीक है, जिसके टंगस्टन धातु लगी होती है, आप सभी को मालूम होगा। तो अगर वो वाला बल्ब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमको 7 अलग अलग रंग दिखाई देंगे। लेकिन अगर उस बल्ब के स्थान पर हम लोग एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें तो हमको क्या वर्णक्रम मिलेगा? नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एलईडी बल्ब जो होती है, एलईडी बल्ब में से बाहर निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के तरंग वाली नहीं होती है। समझ आ रहा है? एलईडी से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर के बीच वाली प्रकाश किरणें होती नहीं है, और उन्हीं किरणों का वर्ण विक्षेपण होगा जो किरणों का तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर से, या तो आप लोग हो सकते हो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। बात समझ आ रही है? अगर इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा, तो उससे हम लोग 7 अलग अलग किरणें हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग उस बल्ब की जगह पर हम लोग एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग एलईडी से वर्णक्रम हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आज की वीडियो लेक्चर में इतनी। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। अगर स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकें। कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।